आफ्टरनून क्लास 9। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड टू गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी टॉपिक में हमने सबसे पहला जो देखा था दैट वाज सॉलिड टू लिक्विड, द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट विच इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। क्लियर? तो हमने उसमें कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसमें फर्दर आगे हम और पॉइंट्स फिर आगे की तरफ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। Melting point, sorry, not melting, melting would increase, melting would increase the volume of that substance, melting would increase the volume of that substance because liquids take more space than solids. Because liquids take more space than solids. If pressure is increased, it becomes harder, it becomes harder for the transformation to occur, for the transformation to occur it is harder to change into a state. It is harder to change into a state that requires more volume if you are under pressure. So more energy is needed. For melting. Melting is the change of a solid state into a liquid state. बहुत सारे पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। The next point is melting would increase the volume of gas substance because liquids take more space than solids. Solids में पार्टिकल्स आसपास होते हैं। अगर 10 पार्टिकल मिलके एक सॉलिड बना है तो वो कम स्पेस में आएगा, और वही 10 पार्टिकल मिलके अगर लिक्विड बना है तो वो ज्यादा स्पेस में आएगा। इसका रीजन आप सब जानते हैं, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वेरी टाइटली पैक्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड्स के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अ लिटिल वीकर होता है in comparison to solids. That is why the same amount of particles will occupy more space. चूंकि liquids के केस में particles के बीच में जो interparticle force of attraction होता है वो solid के केस से a little weaker होता है, जिस वजह से liquid में जो particles होते हैं वो solid के comparison में थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड के केस में 10 पार्टिकल जितनी जगह लेंगे, लिक्विड के केस में पहले पार्टिकल्स हमारे सॉलिड्स के केस में पार्टिकल
एक्सटर्नल प्रेशर हमने पुट कर दिया है, इस प्रेशर को भी इन्हें ओवरकम करना है। हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया सॉलिड के ऊपर जब हम उसको मेल्टिंग करवाने वाले हैं। जब प्रेशर नहीं था तो सॉलिड के पार्टिकल्स को सिर्फ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना था, लेकिन अब हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया है। एक तो अपने अंदर के फोर्स को तोड़ना वही बड़ी बात है सॉलिड के लिए, और उसके ऊपर उसको एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर होने से अगर हमको काइनेटिक एनर्जी मिलती भी है, हम उसको हीट सप्लाई कर भी रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उसको मिल भी रही है, तो ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है वो उनको मूव नहीं करने दे रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर उनको जबरदस्ती हमने रोक के रखा हुआ है। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को मेल्ट करना है तो अब उन्हें इन दोनों फोर्स से, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर, इन दोनों को ओवरकम करना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें ताकत ज्यादा चाहिए। ज्यादा ताकत का मतलब है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी करने के लिए उनको हमें और टेम्परेचर तक हीट करना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी हमें पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी देने के लिए उसको और देर तक हीट करना होगा, और ज्यादा देर तक हीट करना होगा, और ज्यादा देर तक हीट करना होगा, यानी उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इस केस में फिर उसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो सॉलिड पहले शायद 8 डिग्री पे करता था, अब वो शायद 8+10 डिग्री पे करे, या 8 डिग्री + 50 डिग्री पे करे, एनीथिंग, बट वो इसमें एडिशन ही होगा, क्योंकि उसको अब अपने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के साथ साथ उसके ऊपर बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा है, जिसने उसको जबरदस्ती रोक के रखा है, उस प्रेशर को भी उसे तोड़ना होगा। उस प्रेशर को तोड़ने के लिए उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जितनी उसे पहले चाहिए थी, और ज्यादा एनर्जी के लिए उसका टेम्परेचर हमें उसको और हीटिंग करनी होगी, और हीटिंग करने का मतलब है और टेम्परेचर एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, it becomes harder for the transformation to occur. What transformation? The transformation from solid state to liquid state. It is harder to change in a state. It is harder to change in a state that requires more volume if you are under pressure. बहुत सीधी सी बात है। Solid से अगर liquid में change हो रहा है, मतलब वहाँ volume ज़्यादा चाहिए, because solids occupy more volume than liquids occupy more volume than solids. liquids से ज़्यादा liquids की वॉल्यूम ज़्यादा होती है in comparison to solids. तो अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं तो हम उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। यानी अगर सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने के लिए जगह भी तो चाहिए, लेकिन हमने तो ऊपर से प्रेशर लगा दिया, हमने उसे फैलने की जगह यूं तो दे दी थी, लेकिन अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके उस जगह को कम कर दिया है। अब हम उसको जगह नहीं दे रहे हैं कि वो उस फैल सके। क्यों फैल? क्योंकि एक जगह हमने कम कर दी, प्रेशर लगा दिया। अब अगर सॉलिड को मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होना है, उसको दो काम करना होगा। एक तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, और दूसरा ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, इस एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम करना होगा, इस एक्सटर्नल प्रेशर को जीतना होगा, इस एक्सटर्नल प्रेशर को धक्का देके हटा के अपने लिए जगह बनानी होगी, ताकि सॉलिड फैल के लिक्विड में चेंज हो जाए। It is harder to change into a state that requires more volume if you are under pressure, so more energy
फॉर मेल्टिंग, यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? नाउ आइस इज एन एक्सेप्शन टू इट। इस केस में आइस सॉलिड है एंड लिक्विड स्टेट वाटर हम बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में हम उसे वाटर बोलते हैं। तो आइस इज अ सॉलिड एंड वाटर इज अ लिक्विड। तो क्या होता है, यहाँ केस डिफरेंट होता है, जस्ट बिकॉज आइस के केस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए होती हैं बिकॉज लेट्स स्टार्ट, आइस टेक्स मोर वॉल्यूम than liquid water. हम कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कोई भी पार्टिकल, उससे ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है लिक्विड स्टेट में। पर आइस के केस में ऐसा नहीं है। आइस में जब वाटर कूल होना शुरू होता है, जब हम वाटर की कूलिंग शुरू करते हैं, वाटर को जब हम कूल करना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे, तो अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है। अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने स्टार्ट होता है, इस स्टेज पे जो हमारा लिक्विड है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगता है। अगेन स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, अगेन स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। बिलो 4 डिग्री सी वाटर जो है हमारा अगेन एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, और एक्सपैंड तब तक करता रहता है जब तक कि वो कंप्लीटली फ्रीज करके आइस ना बन जाए। कंप्लीटली फ्रीज करके आइस ना बन जाए। हम कह रहे हैं वाटर कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हो, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो पार्टिकल्स दूर दूर हट रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो धीरे धीरे एक दूसरे से सटने लगेंगे, और सटने का मतलब है वो स्पेस कम लेने लगेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वापस से एक्सपैंड, ये वाटर का एनोमलस बिहेवियर है। वाटर अगेन एक्सपैंड करने लगता है। एक्सपैंड करने का मतलब है वाटर अगेन ज्यादा स्पेस लेने लगता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाते जाते जैसे ही जाना शुरू होता है, वाटर वापस से एक्सपैंड करने लगता है, और एक्सपैंड करते करते वाटर फ्रीज कर जाता है, आइस में वो बदल जाता है। यानी क्या होता है कि जब तक आइस एक्सपैंड करता है तो लिक्विड स्टेट में उनके पार्टिकल्स का जितना स्पेस था, जितना वॉल्यूम था, उससे 10% ज्यादा हो जाता है जब तक वो फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? कायदे से तो उसको शायद 10% उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, पर वाटर का एनोमलस बिहेवियर है ये, और वाटर जब तक फ्रीज करता है तब तक वाटर मोर देन 10
जिसमें पार्टिकल्स के बीच का स्पेस पहले से कम हो जाता है। तो अगर हम इस स्टेट, तो ऐसे केस में अगर हम आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, आइस के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो सिकुड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर है। जब हम इसको हीटिंग स्टार्ट करते हैं, हम इसको हीट देना शुरू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है इसको, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, मेल्ट करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम इसकी हीटिंग स्टार्ट करते हैं और एट द सेम टाइम हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगाने का मतलब हम एक्सटर्नली इसको दबा रहे हैं, तो दबाने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स थोड़े से नजदीक आ जाएंगे। हम एक्सटर्नली दबा रहे हैं, एक्सटर्नली प्रेस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। छोटी सी जगह में ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को छोटी सी जगह में आएंगे, वो एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे। और आपको पता है कि वाटर में आइस से नजदीक पार्टिकल्स होते हैं, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से तो हमारे पार्टिकल्स का काम इजी हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगाया तो पार्टिकल्स खुद ब खुद नजदीक आ गए एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से। क्लियर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से पार्टिकल्स अपने आप नजदीक आ गए। अब नजदीक आ गए तो हमारे पार्टिकल्स का काम आसान हो गया, क्योंकि उन्हें आइस से वाटर में बदलने के लिए हर हाल में पार्टिकल्स को एक दूसरे के नजदीक लाना था। और हमारे एक्सटर्नल प्रेशर ने हमारा काम आसान कर दिया है। यानी अगर हम पहले एक टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करते तो अब एक्सटर्नल प्रेशर ने हमारा काम इजी कर दिया है, तो शायद ये A-5 डिग्री पर ही हमारा मेल्ट कर जाए, यानी हमारा मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज कर जाता है अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर के दबाव में खुद ब खुद नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आ गए। अब वाटर में तो पार्टिकल्स आइस से ज्यादा नजदीक हैं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर ने मेल्टिंग के लिए हमारा काम आसान कर दिया। उसने पार्टिकल्स को तो ऑलरेडी नजदीक ले आए हो, तो जरा सी हीट मिलेगी, इट विल मेल्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट मेल्टिंग, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। नाउ वी विल मूव विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस।
into a gas on heating is called boiling. हीट करने पर जब एक लिक्विड तुरंत चेंज करने लगती है गैस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड और हीटिंग चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, नॉट एवापोरेशन, वेपोराइजेशन। वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड, एनी लिक्विड जो जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगता है और गैसियस फॉर्म में चेंज करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अपना अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर लिक्विड का जैसे मेल्टिंग पॉइंट, हर सब्सटेंस का, हर सॉलिड सब्सटेंस का जैसे अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी तरह हर लिक्विड का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अभी जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट सी लेवल जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगी और गैसियस फॉर्म में चेंज करने लगेगी, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड का अपना अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, alcohol boils at 78 degree centigrade, and this is Hg. Hg है simple mercury का, and mercury boils at 351 degree centigrade. The boiling point of a liquid is the measure of the force of attraction between the particles of the liquid. Higher the boiling point, stronger is the force of attraction. Higher is the boiling point, stronger is the force of attraction between the particles. Stronger is the force of attraction between the particles. कहने का मतलब ये है कि the boiling point is a measure of the force of attraction between the particles. यानी किस लिक्विड का boiling point कितना है, वो ये बताता है कि जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारा अल्कोहल है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अल्कोहल वाटर से कम टेम्परेचर पे बॉइल करता है। अल्कोहल वाटर से कम टेम्परेचर पे बॉइल कर जाता है। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे वीक होता है। वाटर के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है than the particles present in the alcohol. That is why water boils at a higher temperature and alcohol boils at a little
किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये डिटरमाइन करता है कि उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the boiling point of a liquid increases with increase in external pressure, increases with increase in external pressure, increases with increase in external pressure, and vice versa. Water boils at a lower temperature than 100 degrees centigrade at higher altitudes. The force of attraction between the particles अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कह रहा है कि अगर हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने जब सॉलिड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करके वाइल मेल्टिंग, जब हमने सॉलिड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया था तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था। यहाँ भी है कि अगर हम किसी भी लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें, बाहर से और एक्स्ट्रा प्रेशर ला दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा अगर लिक्विड के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इनवर्सली अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी घटा के कम कर दें, जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पहाड़ों पे अगर चले जाएं तो पहाड़ों पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम होता है। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या हमारे लैंड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पहाड़ों पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर उससे कम होता है। तो वहां जब हम पानी बॉईल करते हैं तो वहां हमारी नॉर्मल प्रेशर, जो हम यहाँ नॉर्मल प्रेशर फेस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर का, उससे भी कम प्रेशर होता है। तो उस जगह पे वहां पानी और कम टेम्परेचर पे बॉईल करने लगता है। यानी अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, और अगर हम प्रेशर घटा दे रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा सॉलिड टू लिक्विड के मेल्टिंग के केस में हुआ था। इसका रीजन देखते हैं।
Since a liquid vaporizes when molecules move faster and further apart, but while increasing pressure, we are applying an external force to hold the molecules close to each other. कहने का ये मतलब है, जैसे मैंने आपको सॉलिड के केस में बताया था कि सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, they are tightly held against each other, while in while in liquid the particles are a little farther apart from each other. Clear? तो यानी सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, when the state transformation is occurring from a solid phase to a liquid phase, actually we are increasing the volume. हम वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहे हैं, there is increase in volume. पहले अगर 10 पार्टिकल्स A स्पेस लेते थे A सेंटीमीटर क्यूब, तो अब वही 10 पार्टिकल्स A प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा कुछ ले रहे होंगे. कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीज वॉल्यूम में होगा ही होगा. सिमिलर बात यहाँ भी है कि हम सबको पता है कि लिक्विड्स के केस में मॉलिक्यूल्स लिटिल स्मॉलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहते हैं, लेकिन गैसियस स्टेट में तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत दूरी दूरी पे रहते हैं, उनके बीच कोई बंधन नहीं है जो उन्हें बांध के एक दूसरे के साथ रख सके. तो इसी वजह से वो बंधन उनके बीच नहीं होने के कारण वो दूर दूर एक दूसरे से कहीं भी दूर दूर रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी तेजी से मूव करते हैं. तो अगर हम लिक्विड से गैसियस फेज में किसी को चेंज कर रहे हैं, तो हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर भेज रहे हैं. सेम बात है कि हम वॉल्यूम को और बढ़ा रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स की दूरी बढ़ा रहे हैं. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, जब एक दूसरे से दूर भागेंगे, जल्दी जल्दी इधर से उधर भागेंगे, तभी लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा. लेकिन इस स्टेज पे अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दें, लिक्विड के ऊपर बॉइलिंग के समय अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम इस लिक्विड मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा सटा दे रहे हैं और इनको फैलने की जगह नहीं दे रहे हैं. अब हम इनको फैलने की जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम हीटिंग कर रहे हैं, हम इनको अब क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स को बॉइल होने के लिए दो प्रेशर से डील करना पड़ेगा. एक तो अपने अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भले वीक है, लेकिन है तो अपने अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उन्हें लड़ना होगा, और दूसरा जो एक्सटर्नल प्रेशर उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो बाहर से हमने जबरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है, उस प्रेशर को ओवरकम करना होगा. उस प्रेशर को भी उन्हें जीतना पड़ेगा. जब वो उस प्रेशर को जीत पाएंगे, उस प्रेशर से ज्यादा ताकत लगा पाएंगे, तभी वो उस प्रेशर को जीतते हुए वो फैलने लगेंगे और गैसियस फॉर्म में चेंज कर जाएंगे. सेम रीजन है जो हमने सॉलिड से लिक्विड के केस में देखा था. तो जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया है, इस केस में हमारे लिक्विड को दो फोर्स से टकराना है, दो फोर्स को ओवरकम करना है. पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई किया है. इस वजह से अब उसको ज्यादा ताकत की जरूरत है. लिक्विड के पार्टिकल्स को ज्यादा ताकत की जरूरत है, मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है. ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको तभी मिलेगी जब हम उसको और हीट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम हीटिंग बढ़ाएंगे, वैसे वैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. यानी टेम्परेचर
बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस वजह से इन दो फोर्स को अप्लाई, दो प्रेशर्स को ओवरकम करने के लिए हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उनको हमें ज्यादा हीटिंग करनी होगी। ज्यादा हीट करने से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एक स्टेज आएगा जब लिक्विड इन दोनों फोर्सेस को ओवरकम करते हुए गैसियस स्टेट में चेंज कर जाएगा। यानी जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया था उस वक्त जितनी ताकत चाहिए थी लिक्विड को उससे कहीं ज्यादा ताकत उसे चाहिए जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर दिया है। और इस ज्यादा ताकत के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर तक हमें हीट करना होगा। ज्यादा टेम्परेचर हीट करने का मतलब है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट।
वाटर फिल कर दिया, ठीक है, हम वाटर की बात करते हैं, हमने यहाँ वाटर फिल किया हुआ है, कंप्लीटली हमने उसको वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है। सपोज सरफेस पे एक बार अभी जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पे 15 से 20 मान लेते हैं कि 20 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पर है, और जब ये वाटर बॉईल कर रहा है तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो हम जानते हैं नॉर्मल प्रेशर है, जो अभी हम पे भी लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, हम एग्जैक्टली डिटरमाइन करते हैं किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो जब क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को यहाँ से हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग तो पूरे में स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से मॉलिक्यूल्स वेपोराइज करना, हमारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोराइज करना शुरू होंगे, बॉइल के वेपोराइज करना शुरू होंगे, ठीक है। अब सरफेस पे हो सकता है एक बार में 20 मॉलिक्यूल्स वेपोराइज कर रहे हैं एट अ टाइम, तो ये 20 मॉलिक्यूल्स इनफ है, सरफेस से मॉलिक्यूल्स इनफ है जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खत्म करते हैं और वो वेपोराइज करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये तब केस तब है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में हमने वाटर तो लिया है, लेकिन उसमें हमने इम्प्यूरिटीज डाल दी है। अब हमारे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इम्प्यूरिटीज आ चुकी हैं। अब क्या होगा? अब ये है कि अब पहले अगर हमारे इतने से एरिया में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, तो अब हमारे उतने से ही एरिया में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रह गए, क्योंकि बाकी की जगह इम्प्यूरिटीज ने ले ली है। क्लियर है आपको? यानी हमारे लिक्विड के पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम हो गया। एक फिक्स्ड जगह में पहले जितना ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट था, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड था, उससे कम कंसंट्रेशन अब हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स का उतनी ही जगह में हो गया है, बिकॉज बाकी की जगह जो है वो इस इम्प्यूरिटी ने ऑक्यूपाई कर ली है। क्लियर है? अब क्या होगा? अब अगर पहले सरफेस पे 20 मॉलिक्यूल्स थे, तो अब शायद सरफेस पे सिर्फ 10 मॉलिक्यूल हैं जो एक बार में वेपोराइज कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है, मैंने बताया, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि जब तक 20 मॉलिक्यूल्स एक साथ वेपोराइज होके अपना प्रेशर नहीं लगाएंगे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब तक हमारा लिक्विड वेपोराइज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो सरफेस पे आधी जगह इम्प्यूरिटीज ने ले ली है। अब एक बार में अगर वेपोराइज हो रहा है तो सिर्फ 10 का 10 मॉलिक्यूल, ओनली 10 मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो रहे हैं। चाहिए 20 की ताकत, हो रहे हैं 10, तो क्या वेपोराइजेशन होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। उसको हर हाल में 20 मॉलिक्यूल्स की ताकत चाहिए वेपोराइज होने के लिए। तो इसके लिए अब हमें इसको और हीट करना होगा, और ज्यादा हीट करते करते और हीट करना होगा, और हीटिंग करेंगे ताकि और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स वेपोराइज कर सके। तब जैसे ही ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ के 20 तक पहुंचेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ब्रेक करके और बाहर की तरफ वेपोराइज होके निकल जाएगा। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कौन सा प्रेशर है? कह रहा है thus a higher temperature is required to achieve same vapor pressure। वेपर प्रेशर का मतलब है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो वेपोराइज कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो अपना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट लगा रहे हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब वेपोराइज कर रहे हैं, तो इन द वेपर फॉर्म वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट अपना प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो जब हमारी इम्प्यूरिटीज आ जाती है हमारे लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, तो बहुत ऑब्वियस
तो वेपर प्रेशर जब कम होगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पाएगा और वेपोराइज नहीं कर पाएगा, और इसी के लिए हम उसको और ज़्यादा हीटिंग करनी होगी ताकि और ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स वेपोराइज करें और वेपर प्रेशर इतना हो जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके वेपोराइज होके बाहर निकल जाए। इसी वजह से जब हम इम्प्योरिटीज डिसॉल्व करते हैं तो हमारा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, वेपोराइजेशन होता कैसे? ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, हम हीटिंग करते हैं लिक्विड पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम हीट कर रहे हैं, मतलब हम उनके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना
सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो उस स्टेज पर, उस टेम्परेचर पे जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उस टेम्परेचर पे उनके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फाइनली गैसियस फॉर्म में चेंज कर जाते हैं। क्लियर है? फाइनली वो गैसियस फॉर्म में चेंज कर जाते हैं। When a liquid is heated, the heat energy makes the particle to move faster. At the boiling point, the particles of a liquid have sufficient kinetic energy to overcome the force of attraction between the particles and separate them into individual particles, and the liquid boils to form a gas. सीधी सी बात है, जो हमारे सॉलिड टू लिक्विड के केस में होता है, यहाँ भी वही होता है कि जब हम लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते इस स्टेज तक आ जाती है कि एक टेम्परेचर तक आते आते वो इस स्टेज तक आ जाती है कि तो when a liquid is heated, the heat energy makes the particles to move faster. At the boiling point, the particles of a liquid have sufficient kinetic energy to overcome the force of attraction, holding them together and separate into individual particles, and thus the liquid forms a gas. सिंपल सी बात है, हमने सॉलिड के केस में भी देखा था, जब सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन बना, वही चीज यहाँ भी है। जब हम एक लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वी आर डूइंग नथिंग बट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। यानी जब हम एक लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो हम उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की बढ़ेगी, एनी बॉडी, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी सब्सटेंस की, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो वो पार्टिकल्स begin to move faster, उसकी मूवमेंट में तेजी आ जाती है। लिक्विड के पार्टिकल्स तो वैसे भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं ड्यू टू लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। तो चूंकि लिक्विड्स में ऑलरेडी हल्का मूवमेंट रहता है पार्टिकल्स के बीच में, जब हम लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करती है और फास्टली मूव करने लगती है। मूव करते करते हीटिंग होती रहती है। पार्टिकल्स की मूवमेंट एज द हीटिंग इंक्रीजेस, पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज करती रहती है। ऐसे स्टेज पे जब पार्टिकल अपने बॉइलिंग पॉइंट तक, वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो उस स्टेज पे पार्टिकल्स के पास, लिक्विड के पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जिससे कि वो अपने बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जिससे कि वो अपने बीच के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, उसको बंधन को तोड़ दे और एक दूसरे से अलग होके गैसियस फॉर्म में बदल जाए। लिक्विड से गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है, लिक्विड से गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है और डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वही चीज बॉइलिंग पॉइंट तक जब लिक्विड पहुंचता है, उस स्टेज तक आते आते लिक्विड के पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे, पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाए और फ्रीली मूव करने लगे जिससे कि वो गैसियस स्टेट में चेंज कर जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं और वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। रिवीजन कीजिए, आज तक जितनी भी पढ़ाई हुई है, गो थ्रू ईच एंड एवरी लेक्चर, अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो राइट टू अस
थैंक यू।